कुछ छोटे छोटे घर के काम ऐसे होते हैं जिनको उसी टाइम कर लिया जाए तो वो पाइल अप नहीं होते और किसी स्पेशल ओकेजन का वेट नहीं करना पड़ता कि कब वो ओकेजन हो तो हम ये काम करेंगे। तो इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे काम होते हैं जिनको टाइमली परफॉर्म कर लिया जाए तो हम खुद भी हेक्टिक नहीं होते। जब ढेर सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर ऑटोमेटिकली हम हेक्टिक हो जाते हैं और हमारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है कि सबसे पहले कौन सा काम किया जाए और मेरे कौन सा ना बेडरूम में किया ना जाए। इस तरीके की वाइट कबर्ड है और वाइट कबर्ड पे आपको पता है कि अगर इसकी रेगुलर क्लीनिंग ना की जाए तो इसके ऊपर जो डस्ट है ना वो बहुत इजीली विजिबल हो जाती है। तो जब मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, जैसे ब्रूम लगाना यानी झाड़ू लगाना हो गया या मॉपिंग करना हो गया, तो उसके बाद मैं इस तरह की जो सरफेसेस हैं जैसे कबर्ड्स हैं किसी भी तरीके के या ड्रेसिंग है उनको ज़रूर एक दफ़ा मैं वाइप आउट कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि वाइट कलर का फर्नीचर होता है उसके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती है। तो ईच एंड एवरी कॉर्नर पे अच्छे तरीके से मैं इसको एक डैम्प क्लॉथ लेके उससे क्लीन कर लेती हूँ। तो इस ड्रेसिंग के ऊपर जो इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र है जिसके अंदर मैंने अपने बॉडी स्प्रे रखे हैं, परफ्यूम्स रखे हैं या छोटी मोटी दूसरी चीज़ें रखी हैं, इनको मैंने अभी कल ही क्लीन किया है, सारी चीज़ों को भी और इस ऑर्गेनाइज़र को भी। तो इसको तो मैं क्लीन नहीं करूँगी, लेकिन कबर्ड के जिस हिस्से के ऊपर ये पड़ा हुआ है उसको मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी ताकि कोई भी जो डस्ट है वो बाकी ना रहे। और इस ड्रेसिंग का ये वाला जो एरिया है ना ये ओपन रहता है तो यहाँ पे भी डस्ट काफ़ी अकोमुलेट हो जाती है और साथ ही इसके जो हैंडल्स हैं ना इनको भी रेगुलरली क्लीन करना चाहिए क्योंकि इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो डर्ट है ना वो प्रेजेंट होती है। क्योंकि अक्सर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और टाइम के साथ ये इतनी ज़्यादा स्टिक कर जाती हैं कि फिर हमारे लिए मसला होता है कि इसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो घर की जो चीज़ें होती हैं ना उनको अगर टाइम टू टाइम क्लीन कर लिया जाए तो किसी स्पेशल फेस्टिवल का वेट नहीं करना पड़ता कि कब वो फेस्टिवल आएगा और हम डीप क्लीनिंग करेंगे। और हकीकत भी यही है कि फेस्टिवल आने वाला हो और एकदम से पूरे घर की डीप क्लीनिंग नहीं होती, अगर साथ के साथ क्लीन किया हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये क्लॉक जिस दीवार पे है ना उसके बिल्कुल सामने विंडो है, तो जब विंडो ओपन होती है ना तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डर्ट आ जाती है। तो इसको भी मैं हफ्ते में एक दफ़ा वाइप आउट कर लेती हूँ ताकि इसके ऊपर भी डस्ट ना रहे। तो सुबह सुबह डाइनिंग के ऊपर अगर कुछ भी खाया जाए छोटा मोटा तो उसके जो बर्तन होते हैं ना वो टाइमली मैं फ़ौरन उसी वक्त उठा लेती हूँ, क्योंकि अगर पड़े रहें और डिले करते रहें तो एक तो जो फूड होता है ना वो भी इसके ऊपर स्टिक कर जाता है और दूसरा जो फूड पार्टिकल्स होते हैं जो डाइनिंग टेबल के ऊपर गिरे होते हैं ना वो भी स्टिक करना शुरू हो जाते हैं, जिनको बाद में क्लीन करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने घर में ही ये आर्ट पर्पस क्लीनिंग सोल्यूशन बनाया है जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ। तो पूरे डाइनिंग एरिया पे ना डाइनिंग टेबल पे मैं इसको अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ और स्प्रे करने के बाद सिंपल जो क्लीनिंग स्पॉन्ज होता है ना उससे मैं इसको वाइप आउट कर दूँगी। सबसे पहले तो ये जो फूड पार्टिकल्स इसके ऊपर गिरे हुए हैं ना इनको मैं इकट्ठा कर लूँगी और उसके बाद पूरे डाइनिंग टेबल को मैं अच्छे तरीके से स्पॉन्ज से क्लीन अप कर लूँगी। तो एक तो ये क्लीन हो जाएगा और कोई अगर ऑयल के पार्टिकल्स इसके ऊपर स्टिक कर गए हैं ना वो भी बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने सॉल्यूशन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यानी जो चीज़ें ऐड की हैं ना वो तो एक बहुत अच्छी फ्रेगनेंस भी देते हैं जहाँ पे भी क्लीनिंग की जाए, और दूसरा ये है कि ग्रीस को बहुत अच्छे तरीके से ना रिमूव कर देते हैं। तो एक वीडियो में किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि ये डाइनिंग टेबल आपने कहाँ से लिया है। तो ये डाइनिंग टेबल मैंने पैन होम से लिया है, शारजा। तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस और ऑफ़र में मिला था और बहुत ही एलिगेंट और डिसेंट लगता है हॉल में पड़ा हुआ। तो ये मैंने शारजा पैन होम से लिया था। तो बस डाइनिंग टेबल की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है और जितनी भी चीज़ें मैंने इसके ऊपर रखी थी वो मैं वापस से रख दूँगी। तो मुझे डाइनिंग टेबल के ऊपर ना बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें अच्छी नहीं लगती, जस्ट सिंपल सी इसकी जो लुक होती है ना वो अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने एक वास रखा है
और टिश्यू पेपर का जो बॉक्स होता है वो रखा है, और साथ मैंने सौंफ के लिए एक बॉक्स रखा है। डाइनिंग टेबल के अलावा ना एक ये वाला टेबल है मेरे पास, तो इसकी जो सरफेस है ना वो मिरर की है, यानी शीशे की है। तो इसको मैं इस स्पॉन्ज से क्लीन नहीं करती क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैचेस आने का डर होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि यही वाला जो क्लीनिंग सोल्यूशन है ना वो हल्का सा जस्ट इसके ऊपर स्प्रे करती हूँ, और यहाँ पे स्पॉन्ज के बजाय ना मैं प्रेफर करती हूँ टिश्यू पेपर का यूज़ करना। टिश्यू पेपर काफ़ी सॉफ्ट होता है और इससे जो क्लीनिंग है ना वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, और इवन जो पानी के जो मार्क्स होते हैं ना वो भी इसके ऊपर बाकी नहीं रहते। तो प्रेफर मैं यही करती हूँ कि इसको स्पॉन्ज के बजाय टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया जाए। तो आप देखेंगे कि ज़बरदस्त इसके ऊपर ना शाइन आ जाती है, और इसकी जो सरफेस है ना वो शीशे की है, तो इसके ऊपर किसी भी किस्म के जो स्क्रैचेस हैं ना वो नहीं आते। तो क्लीनिंग वगैरह से फ्री होकर मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पे आज मैं बनाने लगी हूँ कटलेट्स। तो उनके लिए मैंने आलूओं को ना सॉस पैन के अंदर रख दिया है बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पे छोटी सी एक टिप दूंगी कि अगर आपने आलूओं को बॉईल करना हो, मेनली तो आप अगर प्रेशर कुकर में करेंगे तो बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करते और मेरी तरह इनको बॉईल करते हैं, तो एक छोटा सा काम आपने करना है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आलू है ना उनके छोटे साइज़ में उनको कट करें, और दूसरा ये कि बॉईल करते हुए ना उसके अंदर नमक ज़रूर ऐड करें। एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और दूसरा ये है कि ये गल भी बहुत जल्दी जाएंगे। तो कटलेट्स बनाने के लिए ना यहाँ पे मुझे प्याज को ना चॉप करना था। तो चॉप करने के लिए मेनली तो मैं चॉपर का यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक टिप मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि अगर आपके पास चॉपर नहीं तो आपने क्या करना है, इस तरह किसी भी जो कैन होता है ना उसका लिड ले लेना है, और प्याज को अच्छे तरीके से छील के आपने इस लिड के अंदर रख देना है। उसके बाद देखें, इसको आपने पहले एक साइड पे अच्छे तरीके से कट्स लगा लेने हैं, फिर इसकी जो जगह है ना उसको हम चेंज करेंगे, रोटेट करेंगे, और दूसरी साइड से इसको कट्स लगा लेंगे। तो आप यकीन करें अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे ना, तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है ना तब भी आप प्याज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से चॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से ना कट्स लगा लिए हैं। अब मैं आपके सामने इसको चॉप करके दिखाऊंगी, तो आप देखेंगे कि इतने बारीक बारीक इसके जो स्लाइसिस हैं वो उतरेंगे कि आप खुद ये देखेंगे कि बिल्कुल भी आपको किसी चॉपर मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल ये देखें एक फूल सा बन के ना तैयार हो गया। अब ये देखें इसको मैं स्लाइसिस में कट करूँगी तो कैसे छोटे छोटे इसके जो स्लाइसिस हैं वो उतरेंगे। तो बगैर किसी मशीन के इनको चॉप करना, कट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो वैसे तो मैं चॉपर मशीन यूज़ करती हूँ, मैंने कहा चलो आपके साथ ये टिप शेयर करती हूँ। अगर आप प्याज को चॉप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ऐसे बहुत से लेदर के बैग्स होते हैं जिनको हम कैरी करते हैं, और इनकी जो अंदर वाली सरफेस होती है वो कपड़े की होती है। अब इनको क्लीन करना ना थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि ना तो हम इनको मशीन में डाल सकते हैं कि हम इनको क्लीन करें, और जो लेदर के बैग्स होते हैं ना उनके ऊपर डर्ट और इस तरीके की जो ग्रीस हमारे हाथ वगैरह जो हैं खाने के बाद वो अक्सर लगते रहते हैं, तो इनको क्लीन करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर तो आपके पास सैनिटाइज़र है ना तो आप उसका इस्तेमाल करें, और अगर सैनिटाइज़र नहीं तो जब बैग को मैं पूरा क्लीन आउट कर लूँगी तो मैं आपको ना लास्ट में टिश्यू पेपर की कंडीशन दिखाऊंगी कि किस कदर ब्लैक हो चुका है। तो ये देखिए कभी कभी बज़ाहिर साफ़ नज़र आने वाली चीज़ें साफ़ नहीं होती, इसके अंदर ना एक शाइन भी आ जाएगी आपके लेदर के बैग्स में, और जितनी भी डस्ट होगी, जितनी भी गंदगी होगी वो भी अच्छे तरीके से। ये सारे काम रेगुलर बेसिस में हर घर में होते हैं, लेकिन कुछ लोग इनको लटका के करते हैं और कुछ लोग इनको मैनेज करके करते हैं। तो मैनेज करके करेंगे तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो भी अच्छी रहेगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल मिशी डेली रूटीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिएगा, और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।